हेलो दोस्तों, मैं हूँ मीर और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक हाइस बेस्ड सीरीज जिसका नाम है फाइट नाइट द मिलियन डॉलर हाइस, जो 2024 में आई थी और ये एक ट्रू स्टोरी पर बेस है। इस सीरीज की रेटिंग की बात की जाए तो IMDb ने इसे 7.4 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग दी है और ऑडियंस ने भी इसे काफी पसंद किया है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। कहानी की शुरुआत में हम गोडन नाम के आदमी को देखते हैं जो जमीन पर बैठकर अपनी जान की भीख मांग रहा था और गोडन के सामने फ्रैंक नाम का एक गैंगस्टर गन ताने खड़ा था। तब उनकी बातों से हमें पता चला कि गोडन ने फ्रैंक को किसी तरह का धोखा दिया है, इसीलिए फ्रैंक कुछ देर बात करने के बाद अपनी गन गोडन की तरफ पॉइंट करता है और गोली चला देता है। लेकिन सीन यहीं पर कट हो गया। अब गोडन ने फ्रैंक के साथ ऐसा क्या किया जिससे उसे अपनी जान गंवानी पड़ी, या फिर वो मरा भी या नहीं, इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए कहानी 2 हफ्ते पहले फ्लैशबैक में जाती है और हम अटलांटा शहर देखते हैं। ये 1970 का समय था। यहाँ हम गोडन विलियम को देखते हैं जो स्टेट लॉटरी चलाता है और उस समय वो एक कस्टमर के साथ था। तब गोडन कहता है कि कुछ दिनों में अटलांटा में मोहम्मद अली का बॉक्सिंग मैच होने वाला है, क्योंकि उस समय अटलांटा काफी एक्टिव सिटी थी जहाँ पैसा, पार्टीज और क्राइम चरम पर था, इसीलिए बॉक्सिंग मैच भी वही रखा गया था। आगे गोडन एक एक करके अपने सभी कस्टमर के पास गया और उनसे लॉटरी के नंबर और पैसे लिए। जिसके बाद गोडन विवियन नाम की एक लेडी के घर में गया जहां वो एक छोटा सा कैसीनो और स्ट्रिप क्लब चलाती है। उन दोनों की बातों से हमें पता चला कि विवियन गोडन की गर्लफ्रेंड है और दोनों बिजनेस पार्टनर भी है। गोडन विवियन को लॉटरी के जमा किए हुए पैसे देता है। तब उनकी बातों से हमें पता चला कि उनके इलीगल लॉटरी का बिजनेस अब पहले जैसा नहीं चल रहा। तब विवियन गोडन को कहती है कि उन्हें कोई दूसरा बिजनेस सोचना होगा क्योंकि पॉलिटिशियन स्टेट लॉटरी बंद करने का सोच रहे हैं। तब गोडन बताता है कि उसने पहले ही इस बारे में सोच रखा है। गोडन आगे बताता है कि वो लोग एक बार में जाने वाले हैं जहां वो अपने पुराने दोस्त सिकली से मिलेंगे। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि कुछ दिनों में मोहम्मद अली का बॉक्सिंग मैच होने वाला है। गोडन कहता है कि उन दोनों का दोस्त सिकली वही बॉक्सिंग मैच देखने अटलांटा वापस आया है। दरअसल गोडन का दोस्त सिकली अब साउथ अमेरिका के अंडरवर्ल्ड के गॉडफादर फ्रैंक के लिए काम करता है। जी हाँ, ये वही फ्रैंक है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। फ्रैंक का नाम सुनकर विवियन भी चौंक गई। दरअसल गोडन पहले अपने दोस्त सिकली के जरिए फ्रैंक तक पहुंचना चाहता है ताकि वो उसके लिए कुछ कर सके और बदले में फ्रैंक उसे अपने अंडर काम करने का मौका दे सके, जिससे पूरे अटलांटा में गोडन का नाम होगा और पुलिस उसे कभी परेशान नहीं करेगी। मतलब गोडन फ्रैंक का सहारा लेकर अपने सारे इलीगल बिजनेस करने की प्लानिंग कर रहा था। कहानी में आगे हम अटलांटा सिटी का पुलिस हेडक्वार्टर देखते हैं जहां हम डिटेक्टिव जेडी हडसन को देखते हैं जो एक ब्लैक है। हडसन अपने केबिन में बैठा था। तभी हम टीवी में न्यूज देखते हैं कि अपोजिशन पार्टी के लोग मोहम्मद अली को गालियां दे रहे हैं। दरअसल अली ने वियतनाम वॉर में जाने से साफ मना कर दिया था क्योंकि उसका मानना था कि वो बिना वजह किसी की जान नहीं ले सकता। इसीलिए अपोजिशन और उनके फॉलोवर अली के हेटर बन गए क्योंकि उसने वॉर के समय अमेरिका का साथ नहीं दिया था, जिसके लिए उस पर 43 महीनों का बैन भी लगाया गया था। और बैन हटने के बाद ये उसका पहला मैच होने वाला है जिसके लिए अटलांटा में इतनी तैयारी चल रही है। तभी वहाँ एक सोशल एक्टिविस्ट आती है जिसका नाम डिलोरेस है। पुलिस स्टेशन में आते ही डिटेक्टिव मेसन डिलोरेस की इंसल्ट करने लगा क्योंकि मेसन एक व्हाइट है और डिलोरेस एक ब्लैक वुमन है। तभी पीछे से हडसन आकर डिटेक्टिव मेसन को रोकता है और डिलोरेस को अपने कैबिन में बुलाता है। तब डिलोरेस एक ब्लैक क्रिमिनल का फोटो दिखाती है जिसे मेसन ने अपनी कस्टडी में बुरी तरह पीटा था क्योंकि वो क्रिमिनल भी एक ब्लैक था और सिर्फ 17 साल का है। और इसी केस में डिलोरेस डिटेक्टिव हडसन से बात करने आई थी क्योंकि किसी भी क्रिमिनल को इस तरह से मारना ह्यूमन राइट्स का वायलेशन माना जाता है। दरअसल डिलोरेस और हडसन के बीच एक डील हुई थी कि वो लोग ब्लैक लोगों को गोरे लोगों के जुर्म से बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन हडसन इसमें हमेशा नाकामयाब रहा। इसीलिए डिलोरेस उस पर गुस्सा करने लगी। उनकी बातों से हमें ये भी पता चला कि डिलोरेस हडसन की वाइफ है। अगले दिन हडसन एक बड़े से रेस्टोरेंट में जाता है जहां हम देखते हैं कि हडसन के ब्लैक होने के बावजूद भी ब्लैक पीपल उससे नफरत करते हैं। अब ऐसा क्यों है ये हमें आगे पता चलेगा। दरअसल हडसन को रेस्टोरेंट में अटलांटा के सेनेटर ने बुलाया था जो चाहता था कि बॉक्सिंग मैच के दौरान हडसन मोहम्मद अली को प्रोटेक्ट करे क्योंकि अली को लगभग सारे अमेरिका स्टेट से नफरत मिल रही थी। ऐसे में अली का अटलांटा में आना खतरे से खाली नहीं था और हडसन एक ब्लैक है,
इसीलिए उसे ही अली के प्रोटेक्शन के लिए चुना गया। हालांकि हडसन इस काम को करने से मना करता है, लेकिन सेनेटर उसे किसी तरह मना लेता है। उधर गोर्डन और विवियन अपने पुराने दोस्त सिकली से मिलते हैं और उसे बताते हैं कि वो बॉक्सिंग मैच के बाद फ्रैंक के लिए एक पार्टी रखना चाहता है। तभी वहाँ सिकली का दूसरा दोस्त इमर्सन आता है। इमर्सन सिकली से कुछ सीक्रेट बात करने अलग लेकर गया, लेकिन उनकी क्या बात होती है ये हमें नहीं दिखाया जाता और ना ही गोर्डन को पता चल पाता है कि उन दोनों के बीच क्या खिचड़ी पक रही है। कुछ देर बात करने के बाद सिकली वापस गोर्डन और विवियन के पास आ गया। तब गोर्डन उससे इमर्सन के साथ हुई बातचीत के बारे में पूछने लगा, जिस पर सिकली बताता है कि वो और इमर्सन मिलकर फ्रैंक के लिए एक पार्टी रखने वाले हैं। तब गोर्डन कहता है कि फ्रैंक के लिए वो पार्टी ऑर्गेनाइज करना चाहता है और उसका पूरा खर्चा भी वो खुद उठाएगा, क्योंकि उसे बस किसी तरह फ्रैंक से जान पहचान बनानी है और वो ये सब अपने इलीगल बिजनेस के लिए कर रहा है। तब सिकली बात मान गया, लेकिन जाने से पहले सिकली बताता है कि अगर पार्टी में कोई भी गड़बड़ हुई तो उसका जिम्मेदार बस गोर्डन होगा, क्योंकि फ्रैंक काफी बड़ा बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक खतरनाक गैंगस्टर भी है। इतना बोलकर सिकली वहाँ से चला गया। सिकली के जाते ही गोर्डन और उसकी गर्लफ्रेंड विवियन काफी खुश होते हैं। दूसरी तरफ हम इमर्सन को देखते हैं जो फोन बूथ में जाकर किसी से बात करता है और उनकी बातों से हमें पता चला कि वो और सिकली मिलकर गोर्डन की पार्टी में कुछ बड़ा करने वाले हैं और गोर्डन को उन्होंने अपने काम के लिए बस एक बकरा बनाया है। मतलब गोर्डन को लग रहा था कि उसने सिकली को बोतल में उतार दिया, लेकिन इमर्सन ने पहले ही सब प्लान किया हुआ था और इमर्सन की बातों से ऐसा लग रहा था कि गोर्डन अब बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। कहानी में आगे हम गोर्डन की वाइफ फे को देखते हैं और हमें पता चला कि गोर्डन एक शादीशुदा आदमी है जिसके 2 बच्चे भी है और गोर्डन अपनी वाइफ की नजरों में एक सीधा साधा आदमी था जिसे चर्च जाना पसंद था, लेकिन गोर्डन भला आदमी बनने का नाटक कर रहा था। आगे गोर्डन अपनी वाइफ फे को उस पार्टी के बारे में बताता है जिसे वो मैच खत्म होने के बाद ऑर्गेनाइज करने वाला है और उस पार्टी में जाने माने बिजनेसमैन भी आने वाले हैं और इससे गोर्डन को बहुत फायदा होगा। लेकिन उस पार्टी में अच्छा खासा खर्चा होने की वजह से वो इस बार चर्च में कुछ भी डोनेट नहीं कर सकता। कहानी में आगे हम सिकली को देखते हैं जो गोर्डन को कॉल करके गेस्ट की लिस्ट बनाने कहता है ताकि गोर्डन उन्हें खुद कॉल करके अपनी पार्टी में इनवाइट कर सके। तब हमें पता चला कि फ्रैंक न्यूयॉर्क को कंट्रोल करता है और कैडिलैक नाम का गैंगस्टर न्यू जर्सी को कंट्रोल करता है। वही मशमाउथ नाम का गैंगस्टर डिट्रॉइट पर रूल करता है और बैंकेट कट नाम का आदमी शिकागो का साउथ पार्ट कंट्रोल करता है जो एक बुचर भी है। आगे गोर्डन एक एक करके सभी को कॉल करके अपनी पार्टी का इनविटेशन देता है और सभी को बिना हथियार के आने कहता है। वही दूसरी तरफ हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं जिसमें एटलांटा सिटी का सेनेटर सभी प्रेस रिपोर्टर को उनके सवालों के जवाब दे रहा था और वहाँ वो बॉक्सर भी बैठा था जो अली के साथ फाइट करने वाला है। तभी वहाँ अली की एंट्री होती है। अली सभी रिपोर्टर से अच्छी तरह पेश आता है और उन्हें बहुत हंसाता है, लेकिन तभी एक आदमी उस पर हमला करने आ गया क्योंकि वो अली को एक धोखेबाज समझ रहा था। लेकिन डिटेक्टिव हडसन और उसके ऑफिसर उस आदमी को पकड़कर बाहर निकाल देते हैं। आगे अली को पता चला कि हडसन को उसके प्रोटेक्शन के लिए रखा गया, लेकिन जब हडसन उससे मिला तो उसने उसका गलत नाम ले लिया और इस तरह पहली मुलाकात में ही दोनों के बीच कोल्ड वॉर शुरू हो जाती है। आगे हडसन और उसकी टीम अली को शहर के बाहर एक कॉटेज में ले जाती है और उसके रहने का इंतजाम करती है क्योंकि उन्हें पता था कि अली से काफी लोग नफरत करते हैं और कोई भी उसे जान से मार सकता है। इसीलिए अली की सेफ्टी के लिए उसे शहर से बाहर रखा गया। तब अली कहता है कि क्या हडसन कुछ लाठी और डंडों की मदद से असासिन से निपट लेगा जो उसे मारने आएगा। ये सुनकर हडसन की सटक जाती है और एक बार फिर हडसन और अली के बीच कहासुनी हो जाती है क्योंकि हडसन पहले से ही ये काम नहीं करना चाहता था। उधर गोर्डन और फ्रैंक सिकली को लेने एयरपोर्ट पर गए। तब हम पहली बार फ्रैंक को देखते हैं जो अपने प्राइवेट प्लेन से उतरता है। उसके साथ उसका बॉडीगार्ड लेमार और साथ में कैडिलैक भी था। उन सबको एक साथ देखकर गोर्डन की हवा टाइट हो गई। आगे गोर्डन उन सबको होटल हयात ले जाने के लिए निकला, लेकिन वो लोग पहले उसे कहीं और चलने कहते हैं। वो लोग एक आदमी के घर गए। तब कैडिलैक कार से उतरकर उस आदमी के घर में गया और उसे जान से मार दिया। उसकी चीख सुनकर गोर्डन के पसीने छूट गए थे क्योंकि उसे खून खराबे से काफी ज्यादा डर लगता था। दरअसल वो आदमी पहले फ्रैंक के साथ काम करता था, लेकिन उसने फ्रैंक को किसी तरह का धोखा दिया था, इसीलिए उसे जान से मार दिया गया। अब यहाँ एक बात तो साफ थी कि अगर किसी ने भी फ्रैंक के साथ कोई गड़बड़ की तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। उस आदमी को मारने के बाद गोर्डन उन सबको होटल हयात लेकर पहुंचा। उन्हें होटल छोड़ने के बाद गोर्डन अपनी गर्लफ्रेंड विवियन के घर गया और उसे सब कुछ बताया कि कैडिलैक ने कैसे एक आदमी को इतनी आसानी से मार दिया, जिस पर विवियन कहती है कि उनके साथ साथ गोर्डन भी उस मर्डर का हिस्सा बन गया। तब गोर्डन कहता है कि वो चाहता तो उन गैंगस्टर को छोड़कर भाग सकता था, लेकिन वो ऐसा ना करते हुए शांति से कार में बैठा रहा, जिससे वो फ्रैंक की नजर में चढ़ गया। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक कोई विवियन के घर का दरवाजा नॉक करता है। अब गोर्डन ने जैसे ही दरवाजा खोला तब एक आदमी ने उसे जबरदस्ती पकड़ के अपनी कार में बैठा लिया और वहाँ से लेकर चला गया। अगले सीन में
हम देखते हैं वो आदमी गोडन को वहाँ से काफी दूर लेकर आया और उस कार से उतार कर किसी जावी लोपेज नाम के गैंगस्टर की कार में बैठा दिया। तब हमें उनकी बातों से पता चलता है कि जावी मियामी पर रोल करता है। दरअसल गोडन ने अपनी पार्टी में सभी बड़े बड़े गैंगस्टर और बिजनेसमैन को इनवाइट किया था, लेकिन वो जावी को इनवाइट करना भूल गया था, जिससे जावी गोडन से नाराज हो गया। इसीलिए वो गोडन से पार्टी खत्म होने के बाद पार्टी में खर्चा हुए पैसों का 50% रैंसम मांगता है, वरना वो गोडन को जान से मार देगा। ये सुनते ही गोडन की टेंशन और भी ज्यादा बढ़ गई और सीन यहीं पर कट हो गया। अब गोडन होटल हयात जाता है और कैडिलैक को जावी के बारे में बताता है। तब कैडिलैक गोडन पर हंसने लगा। वो कहता है कि इसमें फ्रैंक गोडन की कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि वो पार्टी गोडन की है और फ्रैंक उसका मेहमान है। तभी वहाँ लोला नाम की एक एक्ट्रेस आती है जो काफी ज्यादा खूबसूरत थी। तब कैडिलैक बताता है कि फ्रैंक लोला के लिए पागल है और लोला से एक बार मिलने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। तब गोडन समझ गया कि उसे अपनी जान बचाने के लिए क्या करना है। अब अगले सीन में गोडन लोला के रूम की तरफ जाता है और साथ में उसके लिए सिगरेट का पैकेट भी लेकर जाता है। आगे गोडन लोला को सिगरेट देकर बताता है कि उसका एक फ्रेंड है जो लोला का बहुत बड़ा फैन है। अगर लोला उससे एक बार मिल ले तो वो खुशी से पागल हो जाएगा, लेकिन लोला फ्रैंक से मिलने से मना कर देती है। तब गोडन लोला की एक मूवी की तारीफ करता है और उसके 2-4 डायलॉग चिपका कर उसे खुश कर देता है। अब लोला गोडन से इम्प्रेस हो गई थी, इसीलिए वो गोडन को फ्रैंक से मिलने के लिए 8 बजे का टाइम देती है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि काफी रात होने पर अली और हडसन के साथी ऑफिसर सो चुके थे। बस हडसन जाग रहा था और अपनी वाइफ से फोन पर बात कर रहा था। तब हमें हडसन की बातों से पता चला कि वो अली को धीरे धीरे जान रहा है और उसके दिल में अली के लिए नफरत कम हो रही है क्योंकि उसने अली को नमाज पढ़ते हुए देखा था। तभी हडसन को अचानक कॉटेज के बाहर गाड़ी की आवाज आई। वो समझ जाता है कि कुछ लोग अली को परेशान करने आए हैं, इसीलिए वो जल्दी से अपने साथी ऑफिसर को उठाता है। तब सभी लोग अपनी गन रेडी करके बाहर निकलते हैं, लेकिन हडसन अपने ऑफिसर को पहले हमला करने से मना करता है और उन लोगों को पहले हमला करने देता है। तब वो लोग रोमेल नाम के एक ऑफिसर के पास आकर उस पर डंडे फेंकते हैं। ये देखकर रोमेल भड़क गया और उन्हें शूट करने के लिए गन निकाल ली, लेकिन तभी हडसन वहां आकर रोमेल की गन नीचे कर देता है क्योंकि जो लोग हमला करने आए थे उनके पास कोई हथियार नहीं थे और अगर रोमेल उन्हें शूट कर देता तब उन सब पर इंक्वायरी बैठ जाती। वही अली ये सब कॉटेज के अंदर से देख रहा था और उसे हडसन पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने उन उपद्रवियों को वहां से जाने दिया। उधर गोडन फ्रैंक के साथ था और एक्ट्रेस लोला के वहां पहुंचने का वेट कर रहा था और कुछ ही देर बाद लोला भी वहां पहुंच गई, जिसे देखकर गोडन की जान में जान आई। तब फ्रैंक गोडन के कंधे पर हाथ रखता है और उसे जावी की टेंशन लेने से मना कर देता है। मतलब गोडन ने फ्रैंक का भरोसा जीत लिया था। अब सीन सीधा अगले दिन पर शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कुछ ही देर में अली का बॉक्सिंग मैच शुरू होने वाला है। तब फाइट देखने के लिए सभी नामी गिरामी लोग आए थे और साथ ही फ्रैंक और जावी भी आते हैं। तब फ्रैंक जावी को समझाता है कि वो गोडन को तंग ना करे क्योंकि गोडन अब उसके लिए काम करता है। ये सुनते ही जावी पीछे हट गया और गोडन का रास्ता साफ हो गया। वही दूसरी तरफ विवियान पार्टी संभाल रही थी। तब गोडन विवियान को कॉल करके बताता है कि फ्रैंक ने जावी वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। ये सुनते ही विवियान काफी खुश हो गई क्योंकि उसे ये भी पता चल गया था कि गोडन ने आखिरकार फ्रैंक के दिल में अपनी जगह बना ली। उधर हडसन अली को रिंग तक ले जाने की जिम्मेदारी पूरी करता है। तभी अली को मारने के लिए एक आदमी आता है जिसे हडसन तुरंत ही पकड़ लेता है। इससे अली का हडसन पर भरोसा और पक्का हो गया। अब अली रिंग में पहुंच चुका था और हडसन रिंग के पास खड़े रहकर हमलावरों पर नजर रख रहा था। तभी गोडन और डिटेक्टिव हडसन एक दूसरे को देखते हैं। उन्हें देखकर लग रहा था कि उन दोनों का कोई पास जरूर है। तभी कहानी 1965 मतलब ठीक 8 साल पहले जाती है और हम कोर्ट का सीन देखते हैं। दरअसल गोडन को ड्रग्स बेचने के जुर्म में कोर्ट में पेश किया गया था। तब गोडन का वकील जो एक वाइट है वो जज को बताता है कि एक गोरे पुलिस ऑफिसर ने गोडन को बस इसीलिए अरेस्ट किया क्योंकि वो एक ब्लैक है, इसके अलावा गोडन का कोई गुनाह नहीं है। तब जज को लग रहा था कि वो पुलिस वाला एक रेसिस्ट है और गोडन बेगुनाह है, लेकिन तभी कोर्ट में हडसन आता है और वो भी एक ब्लैक है। हडसन जज को बताता है कि उसी ने गोडन को गिरफ्तार किया है। ये देखकर जज समझ गया कि गोडन और उसके वकील ने कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की, इसीलिए जज गोडन को 2 साल की सजा सुनाता है। तब गोडन कोर्ट में हडसन से इस बात का झगड़ा करता है कि वो एक ब्लैक होकर दूसरे ब्लैक को फंसा रहा है, लेकिन हडसन को पता था कि गोडन सच में एक क्रिमिनल है और उसे सजा मिलनी चाहिए, इसीलिए वो तुरंत गोडन को अरेस्ट करके जेल में डाल देता है। अब कहानी वापस प्रेजेंट टाइम में आती है और हम 2 ब्लैक लोगों को देखते हैं जो मास्क लगाकर और हाथ में शॉटगन लेकर विवियान के घर की पार्टी में आए। वो दोनों बदमाश दरवाजा नॉक करते हैं और जैसे ही दरवाजा खुला दोनों अंदर घुसकर सबको हॉस्टेज बना लेते हैं। तब हम देखते हैं उस पार्टी में मशमाउट और बंकेट कट नाम के 2 गैंगस्टर भी थे, लेकिन वो दोनों बदमाश उन्हें हॉस्टेज बना लेते हैं। सबको हॉस्टेज बनाने के बाद एक रॉबर कहता है कि वो लोग किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, उन्हें बस पैसों से मतलब है। तब विवियान कहती है कि यहाँ कोई पैसे नहीं है और वो लोग बस पार्टी कर रहे थे। अब हैरानी की बात ये थी कि वो रॉबर विवियान का नाम और उसके बारे
बारे में सब कुछ पहले से जानता था। वो विवियान को पार्टी का इनविटेशन कार्ड दिखाता है जिस पर डायमंड से लिखा गया था। रॉबर बताता है कि ऐसा इनविटेशन कार्ड देखकर उन्हें कोई भी लूटने आ जाएगा। आगे रॉबर सबको बताता है कि बॉक्सिंग मैच खत्म होने के बाद सारे बिजनेसमैन उस पार्टी में आने वाले हैं, इसीलिए वहाँ सभी हॉस्टेजेस को ऐसा दिखाना होगा कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा है और सब लोग पार्टी एंजॉय कर रहे हैं ताकि बाहर से आने वाले लोगों को उन पर शक ना हो। अब कहानी 2 हफ्ते पहले फ्लैशबैक में जाती है और हम मैक नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपने घर में एक्सरसाइज कर रहा था। तभी सिकली का दोस्त इमर्सन उसके घर में आता है और उन दोनों की बातों से हमें पता चला कि उन दोनों ने मिलकर पहले भी कई बार रॉबरी की है। इमर्सन और मैक काफी पुराने और अच्छे दोस्त भी थे। कुछ देर इधर उधर की बात करने के बाद इमर्सन मैक को बताता है कि उसके पास एक काम आया है, लेकिन मैक काम सुनने से पहले ही मना कर देता है क्योंकि वो अब अपनी फैमिली के साथ समय बिताना चाहता है। इसीलिए इमर्सन भी अपने दोस्त के फैसले की इज्जत करता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी मैक पूछता है उसे काम करने के कितने पैसे मिलेंगे। इमर्सन बताता है कि पूरे $20,000 मिलेंगे, जो उस समय के हिसाब से काफी बड़ी रकम मानी जाती थी। अगले दिन इमर्सन मैक को गॉर्डन की पार्टी का इनविटेशन कार्ड दिखाता है जो उसने खास फ्रैंक के लिए रखा है। तभी वहाँ उनका तीसरा साथी विली आता है और तीनों आपस में प्लान बनाते हैं। अब हम फ्लैशबैक में गॉर्डन और विवियान को देखते हैं जो पार्टी की तैयारी कर रहे थे। तभी वहाँ मैक और विली पेंटर बनकर आए और अंदर जाने के बाद वो लोग विवियान के घर को अच्छी तरह देख लेते हैं कि कौन सी चीज कहाँ रखी है। जिसके बाद वो लोग वहाँ से निकल गए। तब इमर्सन वही पास में उनका वेट कर रहा था। तब मैक इमर्सन को बताता है कि घर का एरिया काफी बड़ा है, इसीलिए रॉबरी करना उनके लिए रिस्की हो सकता है, इसीलिए उन्हें और लोगों की जरूरत होगी। इसीलिए मैक और विली मिलकर 5 ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो अपने अपने कामों में एक्सपर्ट हो। इसके बाद मैक और विली लेना नाम की एक लड़की के पास गए जो मैक के जान पहचान की थी और वो लोग उसे भी अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। फिर मैक सभी को प्लान समझाता है और अपने अपने काम बताता है कि रॉबरी की रात किसको क्या करना होगा। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है और हम गॉर्डन को देखते हैं जो अपने दोस्त सिकली के पास आया और फ्रैंक से मिलने की जिद करने लगा। तब सिकली उसे बताता है कि फ्रैंक फाइट देखने नहीं आने वाला क्योंकि वो वेस्ट साइड में एक प्रॉपर्टी खरीदने वाला था, लेकिन एन मौके पर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लोगों ने उस डील पर रोक लगा दी। तब गॉर्डन कहता है कि वो फ्रैंक की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है क्योंकि वो उस डिपार्टमेंट के कुछ लोगों को जानता है। अगर सिकली फ्रैंक को एक बार गॉर्डन से मिलने देगा तब वो सारी प्रॉब्लम का सलूशन निकाल लेगा। लेकिन तभी सिकली अचानक पलटी मार देता है और कहता है कि वो उसे फ्रैंक से मिलवा नहीं सकता। वही दूसरी तरफ हम विवियान के घर पर चल रही पार्टी को देखते हैं। कुछ लोग पार्टी में पहुंचे तब मैगजीन नाम की एक लड़की दरवाजा खोलती है। तभी रॉबर अंदर से आते हैं और चलती पार्टी में बताते हैं कि यहाँ रॉबरी होने वाली है और फिर उन्हें भी हॉस्टेज बनाकर घर के बेसमेंट में ले जाया जाता है जो काफी बड़ा था और बाकी लोग भी फिर से पार्टी करने की एक्टिंग करना शुरू कर देते हैं। उस पार्टी में लेना भी थी जिसे पूरा प्लान पता था और उसे बस लोगों की एक्टिविटी पर नजर रखने का काम मिला था। वही दूसरी तरफ अली की फाइट शुरू हो चुकी थी और वहाँ फ्रैंक भी बॉक्सिंग के मजे ले रहा था, मतलब सिकली ने गॉर्डन से झूठ कहा था। तभी हम गॉर्डन को देखते हैं जो एक औरत के बाजू जाकर बैठ गया और उसे दूरबीन ली ताकि वो डिटेक्टिव हडसन पर नजर रख सके। गॉर्डन उस दूरबीन से हडसन को देखता है लेकिन तब उसे पता चला कि हडसन भी उसे ही देख रहा है, इसीलिए वो अपनी दूरबीन को दूसरी तरफ घुमा लेता है। लेकिन तभी गॉर्डन की नजर फ्रैंक पर गई, इसीलिए गॉर्डन अपना दिमाग चलाता है और अपने एक लॉटरी कस्टमर जिसका नाम सुली है उसे वॉशरूम ले जाता है और उसे एक आदमी का सूट पहना देता है। जिसके बाद वो उसे डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के ऑफिसर की ट्रेनिंग देता है। फिर गॉर्डन सिकली को अपने साथ फ्रैंक के पास लेकर गया और उसे ऐसा दिखाया कि उसकी एटलांटा शहर में काफी पहचान है और वो फ्रैंक की प्रॉपर्टी का काम आसानी से करवा देगा। तब फ्रैंक भी गॉर्डन की बातों में आ गया, लेकिन तभी वहाँ सेनेटर जॉनसन भी फ्रैंक से मिलने पहुंच गया। तब बातों बातों में सेनेटर फ्रैंक को बता देता है कि वो सुली को काफी अच्छे से जानता है और वो शहर का सबसे पुराना जेनिटर मतलब चपरासी है। ये सुनते ही फ्रैंक समझ गया कि गॉर्डन उसे बेवकूफ बना रहा था। अब गॉर्डन का झूठ पकड़ा गया था, इसीलिए वो काफी घबरा गया। तब सिकली गॉर्डन को वहाँ से जाने कहता है। अब हम अली का मैच देखते हैं जिसमें अली कुछ ही राउंड में जीत गया। ये देखकर हडसन काफी खुश होता है क्योंकि अली भी एक ब्लैक था। फाइट खत्म होने के बाद गॉर्डन वहाँ से उदास होकर अपने घर की तरफ जाने लगा क्योंकि वो समझ गया था कि उसके एक झूठ की वजह से सारे किए कराए पर पानी फिर गया। लेकिन तभी उसके पीछे से कैडिलैक और लेमार कार लेकर आए और गॉर्डन को अपने साथ चलने को कहा। आगे वो लोग गॉर्डन को एक सुनसान जगह पर लेकर गए जहाँ फ्रैंक उसका पहले से वेट कर रहा था। तब गॉर्डन को घुटनों पर बैठा दिया गया और उसके बाजू जावी को भी हाथ पैर बांध कर बैठा दिया गया था क्योंकि फ्रैंक जब गॉर्डन के बारे में जावी से बात करने गया था तब जावी ने फ्रैंक की इंसल्ट की थी, इसीलिए फ्रैंक जावी के सर में गोली मार देता है और वहीं पर जावी मारा जाता है। ये देखकर गॉर्डन और भी ज्यादा घबरा गया क्योंकि उसे पहले ही खून खराबे से काफी डर लगता है। तब फ्रैंक गॉर्डन को उसे बेवकूफ बनाने की वजह पूछता है। गॉर्डन बताता है कि वो बस ब्लैक पीपल के लिए कुछ करना चाहता है क्योंकि पूरे अमेरिका में अब भी ब्लैक लोगों की लिंचिंग होती है। लेकिन अगर फ्रैंक
ने उसे अपने साथ शामिल कर लिया तो वो खुद के साथ साथ अपनी कम्युनिटी के लोगों के लिए भी बहुत कुछ कर सकता है। ये सुनकर फ्रैंक गॉर्डन को एक मौका देता है और उसे अपनी पार्टी में ले जाने कहता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि गॉर्डन फ्रैंक, कैडिलैक और लेमार के साथ उनकी गर्लफ्रेंड्स को भी विवियन के घर लेकर जाता है। लेकिन जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं तब विली और मैक अपने साथियों के साथ उन पर हमला बोल देते हैं और उन्हें भी हॉस्टेज बना लिया जाता है। तब फ्रैंक गॉर्डन की तरफ घूर कर देखता है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सब गॉर्डन ने ही किया है। आगे रॉबर फ्रैंक और गॉर्डन के अलावा उनके साथ आए सभी के वॉलेट और ज्वेलरी छीन लेते हैं। तब गॉर्डन उनमें से टॉमी नाम के एक रॉबर के जूते ध्यान से देखता है। आगे गॉर्डन विली नाम के रॉबर से कहता है कि उन्हें जो चाहिए वो ले जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें पार्टी में आए मेहमानों को जाने देना होगा। लेकिन विली गॉर्डन की कोई बात नहीं सुनता और उसे जान से मारने की धमकी देता है और उसे नीचे बैठने कहता है। तब कैडिलैक फ्रैंक से पूछता है कि एटलांटा में ये बेवकूफ कौन पैदा हो गया जो उन्हें लूटने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पूरे अमेरिका के सबसे बड़े गैंगस्टर तो खुद गॉर्डन की पार्टी में आए हैं जिन्हें कुछ बेवकूफ ने हॉस्टेज बना लिया था। कहानी में आगे हम हडसन और अली को देखते हैं। वो दोनों होटल हयात जा रहे थे क्योंकि अली की जीत की खुशी में वहाँ पार्टी रखी गई थी, जिसके बाद रात 11 बजे हडसन अली को एयरपोर्ट ड्रॉप करेगा और फिर उसका काम खत्म हो जाएगा। आगे हडसन और अली होटल हयात में पार्टी के मजे ले रहे थे। तब एक आदमी काफी देर से अली को घूर रहा था और हडसन का चीफ उसके पास आता है और उसकी तारीफ करता है क्योंकि हडसन ने अली को काफी अच्छी तरह से प्रोटेक्ट किया था। तब हडसन अपने सीनियर से डिटेक्टिव मेसन की कंप्लेन करता है क्योंकि उसे लग रहा था कि अब शायद उसकी बात सुन ली जाएगी, लेकिन चीफ उसकी बातों को इग्नोर कर देता है क्योंकि चीफ और डिटेक्टिव मेसन दोनों ही गोरे हैं। वही दूसरी तरफ विवियन और मैगजाइन में किसी बात को लेकर लड़ाई हो जाती है और लेना उन्हें लड़ने से रोकती है। तभी मैक वहाँ आकर उन दोनों को एक अलग कमरे में ले जाता है। कमरे में जाते समय विवियन का ध्यान रूफटॉप पर जाता है। अब माइक उन तीनों को कमरे में बंद करके वहाँ से जाने लगा, लेकिन जाने से पहले वो लेना की तरफ देखता है और ये सीन मैगजाइन ने भी देख लिया था, इसीलिए उसे लेना पर शक होने लगा क्योंकि मैक के वहाँ से जाने के बाद मैगजाइन लेना से पूछताछ करने लगी। लेकिन तभी विवियन बीच में कहती है कि उसे बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। विवियन उन्हें बताती है कि वो रूफटॉप के जरिए घर से बाहर निकलेगी और बाहर जाने के बाद पुलिस को बुला लेगी, लेकिन उसके लिए मैगजाइन और लेना को रूफटॉप तक पहुंचने में उसकी मदद करनी होगी। उधर पार्टी में लगातार गेस्ट आते जा रहे थे और रॉबर्ट्स उन सबको बंदी बनाते जा रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि पार्टी में जितने ज्यादा लोग आएंगे उनके पास उतना ज्यादा खजाना जमा होगा। अब काफी सारे लोग पार्टी में आ गए थे, जिसके बाद विली पार्टी में आए सभी लोगों को अपने कपड़े उतारने कहता है। उधर मैक और उसका साथी रे किसी दूसरे कमरे में लूटे हुए पैसे और ज्वेलरीज को बैग में भर रहे थे। अब उनके पास काफी सारा माल जमा हो गया था, इसीलिए मैक कहता है कि अब उन्हें निकल जाना चाहिए, लेकिन विली कहता है कि उन्होंने रॉबरी करने के लिए जितना समय तय किया था वो लोग उतनी ही देर के बाद वहाँ से निकलेंगे। उधर जो कुछ भी हो रहा था उसके लिए गॉर्डन फ्रैंक से माफी मांगता है, लेकिन फ्रैंक पहले से उस पर भड़का हुआ था, इसीलिए वो गॉर्डन से कहता है कि अगर जल्दी ही गॉर्डन ने उन्हें बाहर नहीं निकाला तो गॉर्डन की मौत पक्की है। ये सुनकर गॉर्डन की हवा निकल गई। बताता है कि उनमें से 2 रॉबर बिल्कुल नए हैं क्योंकि गन पकड़ने के बाद उनके हाथ कांप रहे हैं, मतलब वो पहले से डरे हुए हैं और उन दोनों को ही बेसमेंट में उन पर नजर रखने को कहा गया था। तब गॉर्डन उनमें से टॉमी नाम के रॉबर को बताता है कि उन लोगों ने पार्टी में रॉबरी करके बहुत बड़ी गलती कर दी क्योंकि उस पार्टी में अमेरिका के छटे हुए गैंगस्टर आए हैं जो गला काटने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। वही दूसरी तरफ मैगजाइन, लेना और विवियन रूफ के पास जाते हैं। तब लेना विवियन को ऊपर उठाती है, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि लेना खुद उन रॉबर के साथ मिली हुई है, इसीलिए वो विवियन को ऊपर उठाने की बजाय जानबूझकर छोड़ देती है, जिससे विवियन नीचे गिर गई। तब गिरने की आवाज सुनकर विली तुरंत वहाँ पहुँच गया और वो रूफ टॉप को देखकर समझ गया कि विवियन वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए विली विवियन को नीचे बेसमेंट में लेकर आया और सबको एक कहानी बताई कि बहुत साल पहले वो और उसके अंकल एक डांस क्लब में जाया करते थे, जहाँ उसके अंकल को एक स्ट्रिप डांसर काफी पसंद आई थी और अंकल उस डांसर के लिए पागल हो गए थे। दरअसल वो रॉबर विवियन की ही बात कर रहा था और यहाँ हमें पता चला कि विवियन भी पहले स्ट्रिप डांसर रह चुकी थी, इसीलिए विली सजा के तौर पर सभी के सामने विवियन को पोल डांस करने कहता है। ये देखकर गॉर्डन को गुस्सा आने लगा, इसीलिए वो खड़ा होकर कहता है कि रॉबर्ट्स को जो चाहिए था वो उन्हें मिल गया, इसीलिए उनके साथ इतना बुरा सुलूक करने की जरूरत नहीं। तब विली गॉर्डन पर गन तान देता है और उसे जान से मारने की धमकी देता है। ये देखकर विवियन घबरा गई और डांस करने मान गई। अब बसंती कुत्तों के सामने डांस करना शुरू करती है। सभी का ध्यान बसंती मतलब विवियन के डांस पर था और इसी बात का फायदा उठाकर फ्रैंक अपने हाथ की रस्सी खोल लेता है। कुछ देर में बसंती मतलब विवियन का डांस खत्म हो गया और विवियन को वापस मैगजाइन और लेना के कमरे में ले जाकर छोड़ दिया गया। कहानी में आगे हम होटल हयात देखते हैं, जहाँ अली और हडसन एक पार्टी में थे। तब एक आदमी आकर अली पर हमला करता है, लेकिन वो खुद ही गिर गया
गया। तब हडसन उस आदमी को पकड़कर बाहर निकाल देता है, जिसके बाद दोनों पार्टी से बाहर निकल गए। अब दोनों पार्टी से बाहर आ गए। तब हडसन अपने घर कॉल करने के लिए फोन बूथ ढूंढने लगा। तब अली कहता है कि कॉल करने से बेहतर होगा कि वो दोनों हडसन के घर चले जाए। हडसन अपनी फैमिली से मिल लेगा और अली का शहर देखना भी हो जाएगा। इसीलिए हडसन भी अली की बात मान लेता है और उसे अपने साथ घर ले जाता है। हडसन के घर जाते ही अली ने देखा कि हडसन के कॉलोनी में अली की जीत की खुशी की पार्टी हो रही है और तभी अचानक अली उनके सामने आ गया। उसे वहाँ देखकर सभी लोग काफी खुश हो गए और अली भी उनके साथ पार्टी करने लगा, क्योंकि वहाँ उसे किसी तरह का खतरा नहीं था। उधर विवियान और गोर्डन की पार्टी में टॉमी नाम का रॉबर बैग में से सभी के पासपोर्ट और आइडेंटिटी निकालकर चेक करने लगा। तब उसे पता चला कि गोर्डन सही बोल रहा था कि उस पार्टी में काफी बड़े बड़े गैंगस्टर भी आए हुए हैं, जिन्हें लूटकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। उधर कमरे में विवियान को लेना पर शक होने लगा था, क्योंकि उसे पता था कि लेना ने उसे जानबूझकर गिराया है ताकि वो बाहर निकलकर मदद ना बुला सके। और मैगज़ाइन को तो पहले ही लेना पर शक था, इसीलिए दोनों मिलकर उससे सच उगलवाने की कोशिश करने लगे। तभी विली उनके कमरे में आ गया और कहा कि विवियान के बाद अब कौन उनका मन बहलाएगा। जिसके बाद विली लेना को जबरदस्ती पकड़कर अपने कमरे से बाहर निकालता है, क्योंकि उसने विवियान और मैगज़ाइन की बातें सुन ली थी और उसे पता था कि अगर लेना उस कमरे में रही तो वो सब कुछ बता देगी। कमरे से बाहर निकलने के बाद विली लेना को बताता है कि टॉमी काफी घबराया हुआ है, इसीलिए वो लेना को उसे समझाने के लिए भेजता है। तब हम टॉमी को बाथरूम के बाथटब में देखते हैं, जो काफी डरा हुआ था। तब लेना उसके पास गई और उसे नॉर्मल करने की कोशिश की। तब टॉमी उसे भी उन गैंगस्टर की आइडेंटिटी दिखाता है और कहता है कि उन्हें ये रॉबरी नहीं करनी चाहिए थी। आगे लेना वो सारी आइडेंटिटी मैक को दिखाती है। ये देखकर मैक बताता है कि उन्होंने ब्लैक माफिया को लूटा है। आगे मैक अपने साथी विली को गैंगस्टर के बारे में बताता है। तभी मैक को समझ में आया कि इमर्सन ने उन्हें बहुत बुरी तरह फंसा दिया, क्योंकि उसे पता था कि गोर्डन की पार्टी में फ्रैंक आने वाला है, लेकिन वो खुद उस रॉबरी में नहीं आया, ताकि अगर कोई गड़बड़ होती तो इमर्सन पहले ही इस मुसीबत से बाहर होगा और बेचारे सारे रॉबर मारे जाएंगे। उधर फ्रैंक ने अपने हाथ खोल लिए थे और साथ ही अपने बॉडीगार्ड लेमार और कैडिलैक के हाथ भी खोल दिए थे। अब फ्रैंक एक प्लान बनाता है। दरअसल फ्रैंक ने भाप लिया था कि बेसमेंट में जो दो रॉबर को उन पर नजर रखने के लिए कहा गया है, उन दोनों की उम्र काफी कम है। उन दोनों ने इससे पहले इतनी बड़ी रॉबरी को अंजाम नहीं दिया और ना ही उन्होंने किसी की जान ली है। इसीलिए फ्रैंक कहता है कि गोर्डन को किसी तरह उन दोनों रॉबर का ध्यान भटकाना होगा, जिसके बाद उसका बॉडीगार्ड लेमार सब संभाल लेगा। तब गोर्डन एक स्ट्रीपर को इशारा करके उसे टॉप उतारने कहता है, ताकि वहाँ खड़ा रॉबर डिस्ट्रैक्ट हो जाए। स्ट्रीपर वैसा ही करती है और खड़ी होकर बाथरूम जाने की जिद करने लगी, लेकिन वो रॉबर स्ट्रीपर को नीचे बैठने कहता है। इतने में लेमार और उसके साथ कुछ और लोग एक रॉबर के पीछे से आकर उसे पकड़ लेते हैं। उधर पार्टी करने के लिए दरवाजे पर और भी गेस्ट आते हैं और डोरबेल बजाते हैं, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता, क्योंकि बाकी के रॉबर अंदर इस बात पर झगड़ा कर रहे थे कि उन्हें वहाँ से अब निकल जाना चाहिए या नहीं। तभी बोनी नाम का एक रॉबर आकर नए गेस्ट पर गन तान देता है, लेकिन ये देखकर पीछे वाले गेस्ट दरवाजे पर से वापस भाग जाते हैं। मतलब अब उनको पता चल जाएगा कि वहाँ रॉबरी चल रही है, इसीलिए दरवाजे पर खड़ा बोनी सबको वहाँ से तुरंत भागने कहता है। लेकिन उधर बेसमेंट में लेमार ने टॉमी को पकड़ लिया था, लेकिन तभी विली ऊपर से बेसमेंट में आता है और एक गेस्ट के कंधे पर शूट कर देता है और लेमार को अपने साथी को छोड़ने कहता है। फ्रैंक समझ गया था कि विली इस खेल का पुराना खिलाड़ी है और वो किसी को भी शूट कर सकता है, इसीलिए वो लेमार से टॉमी को छोड़ने कहता है। जिसके बाद वो लोग पैसों और ज्वेलरी से भरा बैग लेकर बेसमेंट से ऊपर की तरफ भागते हैं ताकि वहाँ से निकल सके। तब लेमार भी उन रॉबर के पीछे भागता है। अब सभी हॉस्टेज विवियान के घर से अपनी जान बचाकर भागते हैं, लेकिन विवियान लेना को पकड़ लेता है और उसे सच्चाई बताने कहता है। तभी लेना ने विवियान पर एक धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे विवियान के हाथ पर गहरी चोट आ गई। उधर लेमार घर से बाहर निकलता है और बोनी को वहाँ से भागते हुए देखता है। उस समय बोनी के हाथ में शॉटगन थी। तभी लेमार बोनी के पीछे से आकर उसकी शॉटगन छीन लेता है और उसे तुरंत शूट कर देता है, जिससे बोनी की जगह पर ही मौत हो गई। ये देखकर लेना लेमार पर हमला कर देती है, लेकिन लेमार उसे एक ही पंच में बेहोश कर देता है। उधर गोर्डन भी भागकर बाहर निकलता है और विवियान और मैगज़ाइन को लेकर वहाँ से एक कार में बैठकर निकल जाता है। कुछ दूर जाने के बाद गोर्डन मैगज़ाइन को कार से उतरकर उसके घर उतार देता है। गोर्डन को पता था कि विवियान घायल है, लेकिन वो उसे हॉस्पिटल नहीं ले जा सकता, क्योंकि उसे पता है कि पुलिस उनसे 10 सवाल पूछेगी। इसीलिए वो विवियान को अपने घर लेकर पहुंच गया। कहानी में आगे हम हडसन और अली को देखते हैं। अली के वापस जाने का समय हो गया था, इसीलिए हडसन उसे एयरपोर्ट छोड़ देता है। तब अली हडसन का शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि हडसन ने उसे काफी अच्छी तरह से प्रोटेक्ट किया था और अब दोनों अच्छे दोस्त भी बन गए थे। जिसके बाद अली अपने प्राइवेट प्लेन में बैठकर वापस चला गया और हडसन भी काफी थक चुका था, इसीलिए वो सुबह के समय आराम करने अपने घर पहुंच गया। तभी हडसन को चीफ का कॉल आता है और वो एक रात पहले विवियान
के घर में हुई रॉबरी के बारे में बताता है और हडसन को जल्द से जल्द केस सॉल्व करने कहता है। वही दूसरी तरफ हम फ्रैंक और लेमार को देखते हैं। वो दोनों लेना को पकड़कर जंगल में लेकर आए और उससे बाकी रॉबर के नाम पूछने लगी, लेकिन लेना उन्हें कुछ नहीं बताती। तब फ्रैंक लेना से गोर्डन के बारे में पूछता है। तब लेना खुद को बचाने के लिए गोर्डन का नाम ले लेती है, लेकिन बेचारे गोर्डन का इस पूरे कांड से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन अब उसके ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। गोर्डन का नाम सुनते ही फ्रैंक लेना को शूट कर देता है और लेना की भी मौत हो जाती है। उधर गोर्डन अपनी घायल गर्लफ्रेंड विवियान को अपने घर लेकर आया और अपनी वाइफ फे को बताया कि विवियान उसकी बिजनेस पार्टनर है और उन्होंने साथ मिलकर पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। तब फे विवियान की हालत देखकर उसे हॉस्पिटल ले जाने कहती है, लेकिन गोर्डन को पता था कि वो लोग हॉस्पिटल नहीं जा सकते। इसीलिए गोर्डन अपनी वाइफ से झूठ कहता है कि विवियान के घर की दीवार में एक कील लगी थी जिससे उसका हाथ कट गया और उसका इंश्योरेंस भी नहीं है, इसीलिए वो लोग हॉस्पिटल नहीं जा सकते, वरना विवियान पर इंश्योरेंस ना होने की वजह से पुलिस कार्रवाई हो सकती है। अब फे समझ गई थी कि गोर्डन झूठ बोल रहा है, लेकिन वो फिर भी ऐसा दिखाती है कि वो सच में बेवकूफ बन गई। वही गोर्डन को लगता है कि विवियान उसके घर में सेफ है, इसीलिए वो विवियान को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। वही दूसरी तरफ हम फ्रैंक को देखते हैं जो अपने होटल के रूम में था। तब फ्रैंक लेमार और अपने आदमियों को रॉबर का पता लगाने भेजता है। सिकली भी उसके साथ जाने लगा, लेकिन फ्रैंक उसे रोक लेता है और कहता है कि गोर्डन की पार्टी में किसी भी तरह का हथियार लाना मना था, फिर इतने सारे रॉबर घर में कैसे घुस गए। फ्रैंक की बातों से लग रहा था कि वो गोर्डन को ही असली मास्टरमाइंड समझ रहा है। तब सिकली कहता है कि गोर्डन अपने सपने में भी फ्रैंक को लूटने की बात सोच भी नहीं सकता, लेकिन फ्रैंक सिकली को जाने नहीं देता। वो कहता है कि जब तक उसका बॉडीगार्ड लेमार रॉबर का पता नहीं लगा लेगा तब तक सिकली फ्रैंक के साथ ही रहेगा। अब हम रॉबर को देखते हैं जो अपना लूटा हुआ माल गिन रहे थे और टॉमी रेडियो पर न्यूज सुनते हुए बैठा था, लेकिन रॉबरी की न्यूज अब तक कहीं भी फ्लैश नहीं की गई थी। सभी रॉबर लूटा हुआ कैश और मेहमानों की ज्वेलरी को गिनते हैं। तब उन्हें पता चला कि उन्होंने पूरे $1 मिलियन की चोरी की, जो उनकी सोच से कई गुना ज्यादा थी। वही दूसरी तरफ हडसन क्राइम सीन पर पहुंच गया। वो अलग अलग विक्टिम से पूछताछ करता है। तब उसे पता चला कि सबको सिकली नाम के आदमी ने इनवाइट किया था। तभी हडसन का ध्यान वहाँ पड़ी एक रॉबर की डेड बॉडी पर गया, जिसे बाहर निकलते ही लेमार ने उसी की शॉटगन से शूट कर दिया था। तब हडसन को पता चला कि सभी रॉबर के पास एक जैसी शॉटगन थी, मतलब वो सारी शॉटगन एक ही शॉप से खरीदी गई होगी। आगे हडसन बेसमेंट में जाता है और कुछ व्हाइट ऑफिसर से केस के अपडेट के बारे में पूछता है। तब हम देख पाते हैं कि सभी व्हाइट ऑफिसर इस केस में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखाते, क्योंकि सारे विक्टिम ब्लैक है। तभी हम डिटेक्टिव मेसन को देखते हैं जो एक घायल विक्टिम को पकड़कर उसे टॉर्चर कर रहा था, क्योंकि वो विक्टिम भी ब्लैक था। तब हडसन जल्दी से उस विक्टिम को मेसन के टॉर्चर से बचाता है और डिटेक्टिव मेसन को वहाँ से भगा देता है। अब हडसन एक बात तो समझ गया था कि विक्टिम और रॉबर दोनों ही ब्लैक है, इसीलिए व्हाइट पुलिस ऑफिसर विक्टिम के साथ भी रॉबर जैसा बर्ताव कर रहे हैं। इसीलिए अब हडसन और ऑफिसर रोमेल को ही इस केस पर काम करना होगा, वरना गोरे पुलिस ऑफिसर विक्टिम्स को ही निशाना बना लेगी। आगे बेसमेंट में छानबीन करते समय हडसन को उन सारे गैंगस्टर के आइडेंटिटी कार्ड मिलते हैं जिसे टॉमी ने वही फेंक दिए थे। तब हडसन आइडेंटिटी कार्ड पर उन सभी के नाम पढ़ लेता है जो उसने पहले भी सुन रखे थे। तभी पीछे से एक ऑफिसर आकर लेना की डेड बॉडी के बारे में बताता है जो उन्हें जंगल में मिली। अगले सीन में हम हडसन और उसकी टीम को लेना की लाश के पास देखते हैं। तब हडसन को समझ में आ रहा था कि लेना रॉबर के साथ ही थी, क्योंकि गोली का निशान देखने के बाद हडसन को इतना तो पता चल गया था कि लेना को रॉबर ने नहीं मारा, क्योंकि उसे शॉटगन से नहीं बल्कि पिस्तौल से शूट किया गया था और इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से सभी रॉबर के पास शॉटगन थी। तब हडसन अपने एक जूनियर से पता लगाने कहता है कि नजदीक की गन शॉप से कुछ दिन पहले कोई शॉटगन बिकी है या नहीं, और साथ ही उसे खरीदने वाले का नाम भी पता लगाने कहता है। हडसन ने ये भी अंदाजा लगा लिया था कि जिन्हें लूटा गया है वो लोग काफी खतरनाक है, इसीलिए हो सकता है कि लेना रॉबर से मिली हो और उन गैंगस्टर ने लेला से पूछताछ करने के बाद उसे मार दिया हो, जो कि सही भी है। कहानी में आगे हम गोर्डन को देखते हैं जो अपने लॉयर से कॉल पर बात कर रहा था। तभी सिकली उसे ढूंढते हुए वहां आता है जो किसी तरह फ्रैंक के चुंगल से निकल गया था। तब सिकली गोर्डन को बताता है कि उसकी वजह से इतना बड़ा बवाल हुआ है और सबको यही लग रहा है कि गोर्डन ने ही उन्हें लूटा है। तब गोर्डन बताता है कि विवियान ने उसे किसी लेना नाम की लड़की के बारे में बताया था। कुछ देर बाद गोर्डन को याद आता है कि वो लेना से पहली बार कैसे मिला था और उसी ने लेना को पार्टी में इन्वाइट किया था, क्योंकि उसे अपनी पार्टी में ग्लैमर का तड़का चाहिए था। अब बातों बातों में लेना ने गोर्डन को एक रेस्टोरेंट का नाम बताया था जहां वो जॉब करती थी, इसीलिए गोर्डन सिकली को वही छोड़कर उस रेस्टोरेंट के लिए निकल गया। वही दूसरी तरफ हडसन को उसका जूनियर बताता है कि उसे उस शॉप का पता चल गया जहां से कुछ दिन पहले 3 शॉटगन खरीदी गई थी और खरीदने वाले का नाम टॉमी है। मतलब हडसन को अब एक रॉबर का नाम पता चल गया था। उधर सारे रॉबर लूट का माल गिनने के बाद आपस में बात करते हैं कि उन्होंने लगभग $1 मिलियन की रॉबरी की है, जो 70 के समय में काफी बड़ी रकम मानी जाती है। तब आंद्रे नाम का
का रॉबर कहता है कि उन्हें इमर्सन से बात करनी होगी क्योंकि इतना माल लूटने के बाद उन्हें सिर्फ $20,000 ही मिलने वाला है, लेकिन उन्हें अपने 2 साथियों के लिए रुकना होगा। और उनकी बातों से हमें पता चला कि उन्हें अब तक लेना और बोनी की मौत के बारे में नहीं पता। तभी टॉमी जो रेडियो की न्यूज पर ध्यान रख रहा था, वो न्यूज में सुनता है कि पुलिस को 2 डेड बॉडी मिली है जिसके नाम लेना और बॉनी है। अपने साथियों की मौत के बारे में सुनकर टॉमी रोने लगा क्योंकि लेना बस उसकी एक अच्छी दोस्त नहीं बल्कि उसकी कजन भी थी जो हमेशा उसका ख्याल रखती थी। तब मैक टॉमी को समझा बुझाकर शांत करता है, लेकिन उनके 2 साथियों की मौत हो गई थी और ये उनके लिए काफी दुख भरा समय था। कहानी में आगे हम गोडन को देखते हैं जो उस रेस्टोरेंट तक पहुंच गया था जहां लेना काम करती थी। गोडन वहां से लेना के घर का एड्रेस निकाल लेता है और सीधा उसके घर पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद गोडन को पता चला कि लेना की मौत हो गई। तभी उसकी नजर पास ही खड़े एक लड़के के जूतों पर गई। अब आपको याद होगा कि टॉमी जब मास्क पहनकर फ्रैंक और गोडन को लूट रहा था तब गोडन ने उसके जूते देख लिए थे, इसीलिए गोडन टॉमी को लेना के घर पर देखकर पहचान गया। आगे गोडन लेना के घर में एक फोटो देखता है जिसमें टॉमी लेना के साथ था और अब उसे यकीन हो गया कि टॉमी और लेना भी रॉबरी का हिस्सा थे, इसीलिए वो लेना के घर के लैंडलाइन से सिकली को कॉल करता है और उसे टॉमी के बारे में बताता है। गोडन सिकली से इस बारे में फ्रैंक को बताने कहता है और साथ ही फ्रैंक को अपने आदमी लेना के घर भेजने कहता है ताकि वो लोग टॉमी को पकड़ सके। वही दूसरी तरफ हम एक आदमी को देखते हैं जिसका एक गैराज है। कुछ देर बाद वहाँ अंदर आता है और उसे एक ज्वेलरी दिखाकर उसकी कीमत पूछता है, लेकिन वो आदमी समझ गया था कि ये ज्वेलरी वही है जो एक रात पहले लूटी गई और उस चोरी के बारे में हर तरफ बातें हो रही है। इसीलिए वो आदमी आंद्रे को सलाह देता है कि उसे उस ज्वेलरी को एटलांटा से बाहर ले जाकर बेचना होगा वरना वो पकड़ा जाएगा। इसीलिए वो आदमी आंद्रे को वहाँ से भगा देता है। उधर टॉमी लेना के घर पर अपनी मरी हुई कजन के लिए 2 शब्द बोलता है और रो पड़ता है। तभी गोडन भी वहाँ खड़ा होकर टॉमी को रोते हुए देख रहा था और फ्रैंक के आदमी का वेट कर रहा था ताकि वो लोग आकर टॉमी को पकड़ ले। लेकिन तभी हम ऑफिसर हडसन को देखते हैं जो लेना के घर पहुंच गया था क्योंकि उसे भी गन शॉप से टॉमी की जानकारी मिल गई थी। अब हडसन तुरंत ही टॉमी को अरेस्ट करने उसके पास जाने लगा। तब उसे रोकने के लिए गोडन हडसन के सामने आ गया। वो लेना के घर आए मेहमानों को हडसन के खिलाफ भड़काता है और कहता है कि हडसन टॉमी की लाइफ खराब कर देगा। अब गोडन के रुकावट बनने की वजह से हडसन टॉमी के साथ साथ गोडन को भी गिरफ्तार कर लेता है। पुलिस स्टेशन जाने के बाद गोडन अपने लॉयर को भी बुला लेता है और अपने लॉयर से टॉमी को किसी भी कीमत पर छुड़ाने कहता है वरना फ्रैंक उसके एल लगा देगा। लेकिन लॉयर कहता है कि वो टॉमी को नहीं छुड़ा सकता क्योंकि हडसन के पास टॉमी के खिलाफ पक्के सबूत है क्योंकि रॉबरी में इस्तेमाल हुई गन टॉमी के नाम से ही रजिस्टर थी। तब हडसन को गोडन पर शक होता है कि गोडन एक रॉबर को छुड़ाने की बात क्यों कर रहा है। आगे गोडन को लॉयर उसकी बेल करवा लेता है और हडसन उसे छोड़ देता है। लेकिन अब उसके लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो गई क्योंकि उसके लिए टॉमी ही एक लौती उम्मीद थी जिससे वो फ्रैंक की नजर में खुद को बेगुनाह साबित कर सकता था। लेकिन उसे भी पुलिस ने पकड़ लिया। बाहर निकलते ही गोडन तुरंत ही सिकली को कॉल करता है और उसे सारी गड़बड़ के बारे में बताता है। तब सिकली बताता है कि फ्रैंक और उसके आदमी टॉमी को पकड़ने लेना के घर गए थे लेकिन उन्हें वहाँ कोई नहीं मिला। तब गोडन बताता है कि पुलिस ने टॉमी को पकड़ लिया है लेकिन वो जल्दी ही टॉमी को पुलिस स्टेशन से छुड़ा लेगा। तब हम देखते हैं सिकली फ्रैंक के रूम में था और दूसरी तरफ से फ्रैंक भी गोडन की बात सुन रहा था। दरअसल फ्रैंक को लग रहा था कि गोडन टॉमी को बचाना चाहता है, इसीलिए उसने खुद टॉमी को पुलिस के हवाले कर दिया। इसीलिए वो गोडन की किसी भी बात पर यकीन नहीं करता और उसके दोस्त सिकली को जान से मार देता है क्योंकि सिकली ने ही फ्रैंक को गोडन से मिलवाया था। वही गोडन भी कॉल पर अपने दोस्त सिकली के मरने की आवाज सुन रहा था, इसीलिए वो कॉल पर रोने लगा क्योंकि उसे पता चल गया था कि अब वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है और फ्रैंक उसे कभी भी जान से मार सकता है। तो अब तक ये सीरीज आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हो और आपने पूरी सीरीज देखी है बिना स्किप करे तो इसका दूसरा पार्ट भी अपलोड हो चुका होगा जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और आई बटन में भी दिया है। आप तुरंत जाकर उस वीडियो का दूसरा पार्ट देखें और अगर ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करे और कमेंट करना ना भूले और अपने दोस्तों को शेयर भी करे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। With